from over 13% in 1980 to around 3% in 1983. आप देख सकते हैं कि यहाँ 13 है और यहाँ पे 3 है. Hello viewers, I'm Sunita Singh from Juris Pathway Platform. आज हम लोग इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखेंगे. पहले इन्फ्लेशन देखेंगे, उसके बाद डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन को भी देखेंगे. ओके, सबसे पहले इन्फ्लेशन क्या है? तो इन्फ्लेशन रेफर्स टू general increase in the price of goods and services over time leading to decrease in the purchasing power of money. इन्फ्लेशन में क्या होता है? कीमतें जो हैं सामान की या सर्विसेज की वो बढ़ जाती है. दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. और इसका क्या इम्पैक्ट होता है कि परचेजिंग पावर जो है, आपकी खरीदने की शक्ति कम हो जाती है. जैसे पिछले साल अगर आपने 10 रुपया में 10 पेन खरीदा था, तो इस साल 10 रुपये में आप केवल 8 ही पेन खरीद पा रहे हो, यानी कि आपकी शक्ति अब कम गई है. दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. एग्जाम्पल देखते हैं. तो जैसे अर्ली 2010s में हम देखते हैं कि इंडिया एक्सपीरियंस मॉडरेट इन्फ्लेशन विथ एनुअल रेट फ्लक्चुएटिंग बिटवीन 6 to 10%. 2010 की बात है. उस समय इंडिया में मॉडरेट इन्फ्लेशन चल रहा था और एनुअल रेट जो था इन्फ्लेशन का वो 6% to 10% में वैरी कर रहा था. सो ये क्यों हुआ? तो इट वॉज बिकॉज ऑफ द राइजिंग फूड एंड फ्यूअल प्राइस. वो जो फ्यूअल होता है उसका प्राइस बढ़ गया और जनरल फूड का भी जो प्राइस बढ़ गया, इसके वजह से जो कीमतें हैं सब बढ़ गई. सो दिस इज इन्फ्लेशन. इट इज जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज. जो कीमतें हैं सामान की वो बढ़ जाती हैं. नेक्स्ट टर्म, डिफ्लेशन. व्हाट इज डिफ्लेशन? Deflation is a decline in the general price level of goods and services, often associated with reduced consumer demand and economic downturns. इसमें क्या होता है? ठीक उल्टा ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जनरल प्राइस जो है, जो कीमतें हैं, वो क्या हो रहा है? वो घट जाता है. और ये घट क्यों गया? इसलिए घट गया कि कंज्यूमर जो है, जो डिमांड, आपने इन्फ्लेशन जब मैं पढ़ाई थी, या आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन का क्या एक कॉज होता है कि डिमांड जो है वो ज़्यादा होता है, सप्लाई कम होता है, तो उसमें इन्फ्लेशन होता है. तो यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ पे डिमांड ही कम हो गया है. ठीक है. और इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, अगर कोई इकोनॉमी में कोई जैसे रिसेशन आ गया या कुछ कोई ऐसा हार्डशिप, इकोनॉमिक हार्डशिप आ गया, तो उसमें क्या होता है कि इकोनॉमी में ऐसा होता है, डिफ्लेशन आ जाता है. देयर इज जनरल डिक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ गुड एंड सर्विसेज. जैसे जापान में देखा गया था कि उसकी प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ डिफ्लेशन इसने विटनेस किया इन 1990s, जिसमें प्राइसेस जो थी स्टैग्नेंट रहती थी और लो इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो था वो लो जा रहा था. तो दिस वाज डिफ्लेशन. और इसका बहुत सारा कारण हो सकता है. अगर कभी कभी ये होता है कि कीमतें क्यों गिरती हैं, उसके और भी कारण है. जैसे मान लीजिए कि रिड्यूस डिमांड, तो मैंने बोला. उसके बाद कभी कभी होता है कि सप्लाई इंक्रीज कर गया. तो मैंने बताया था कि अगर डिमांड जो है कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो भी आपका कीमत जो है वो घटेगा. उसके बाद ये भी हो सकता है कि किसी तकनीकी, बहुत सारा कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे कोई चीज़ बनाने में जो पहले कीमत लग रहा था वो अब नहीं लग रहा है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम है, तो उसके चलते भी प्राइस जो है कम हो जाता है. ओके, नेक्स्ट टर्म इज डिसइन्फ्लेशन. डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है? डिसइन्फ्लेशन इज डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मीनिंग प्राइसेस आर स्टिल राइजिंग बट एट अ लोअर स्लोअर पेस देन बिफोर. यानी कि डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है कि अभी भी कीमतें बढ़ रही हैं. पहले के वनस्पत, पहले जो तेज गति से कीमतें बढ़ रही थी, लेकिन जब डिसइन्फ्लेशन होता है उस स्थिति में क्या होता है कि कीमतें अब धीरे धीरे बढ़ेंगी. उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? डिसइन्फ्लेशन. जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में हम क्या देखते हैं
ड्यूरिंग अर्ली 1980s। फेडरल रिजर्व जो था वो बहुत टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लाया टू कॉम्बैट हाई इन्फ्लेशन। वो जो बहुत तेज़ गति से कीमतें बढ़ रही थी, तो उसके लिए फेडरल रिजर्व ने बहुत टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लाया, और उसके चलते क्या हुआ कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो डिक्रीज कर गया फ्रॉम ओवर 13% इन 1980 टू अराउंड 3% इन 1983। आप देख सकते हैं कि यहाँ 13 है और यहाँ पे 3 है, एंड विद इन 3 years आप देख सकते हो कि जो रेट था वो कहाँ से कहाँ चला गया, 13 to 3, इंडिकेटिंग डिसइन्फ्लेशन। तो ये है डिसइन्फ्लेशन, जहाँ पे कीमतें जो हैं बढ़ रही हैं, लेकिन अब थोड़ा स्लो पेस से बढ़ रही हैं। लास्ट टर्म जो आज हम लोग करेंगे, दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन। नाउ ग्राफ तो आप देख ही रहे हैं, लेट अस फर्स्ट सी द कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन? Hyperinflation is an extreme high and typically accelerating inflation rate, often exceeding 50% per month, leading to collapse in the value of currency. बहुत ज़्यादा तेज़ गति से जब इन्फ्लेशन हो जाता है, आप समझ सकते हैं, ऑफन एक्सीडिंग 50% पर एनम, इतना तेज़ गति से जो कीमतें हैं बढ़ रही हैं, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपका जो करेंसी का वैल्यू है वो बहुत जल्दी गिर जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखा जाए तो वी हैव एग्जाम्पल ऑफ वेनेजुएला। फ्रॉम 2016 to 2018, Venezuela experienced one of the most severest hyperinflation in history, with annual inflation rate reaching over, you can just see किस percentage, this is 1,000,000%. This was driven by factors such as excessive money printing, political instability and decline in the oil revenues. अब सोचिए कि किस परसेंटेज से ये इंक्रीज किया है जो कीमतें हैं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि बहुत ज़्यादा, कभी जब इकोनॉमी में मनी का सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में भी आप देखिएगा इन्फ्लेशन तो आता ही है, और अगर बहुत ज़्यादा सप्लाई है तो और भी हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कंट्री में, उस कंडीशन में भी हाइपर इन्फ्लेशन देखा गया है। और वेनेजुएला के केस में उस समय डिक्लाइन हो गया था ऑयल रेवेन्यूज में भी। तो ये सब कारण मिलके जो है वेनेजुएला में हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति को ले आया था। यू कैन सी ग्राफ, आप देख सकते हो, आप देख रहे हो किस ग्राफ का आप जो है, आप देख सकते हो 100% इन्फ्लेशन इस तरह से जा रहा है, एकदम भाग रहा है ऊपर स्ट्रेट अप। उसके पहले का भी हम लोग देखते हैं, आप ये देखिए, इन्फ्लेशन, कीमतें जो है बढ़ रही हैं, डिसइन्फ्लेशन थोड़ा स्लो गति से बढ़ रही हैं, डिफ्लेशन नीचे जा रही हैं। तो वी हैव सीन द ग्राफ आल्सो, and we have understood inflation, deflation, disinflation and hyperinflation. That's all for today. Thank you.